हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सकुशल होंगे। तो जैसा कि कल मैंने आप लोगों से बात किया था कि मैं प्रत्येक दिन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को लेकर के आपके सामने आऊँगा और उस पर आपकी गहरी समझ विकसित करने का प्रयास करूँगा। उसी में से एक मुद्दा है कि क्या यूएन के सुरक्षा परिषद से रूस को बाहर किया सकता है, ठीक है, और कैसे छीन सकता है वीटो पावर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रूस को यूएन के सुरक्षा परिषद से बाहर किया जा सकता है और कैसे उसका वीटो पावर छीन सकता है, ठीक है। ये एक मुद्दा है जो पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में काफी चर्चा का विषय है और इसको चर्चा में लाने वाले जो पहले व्यक्ति हैं वो हैं यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, जिन्होंने ये कहा है कि रशिया को यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल से बाहर निकाल देना चाहिए। तो ये जो इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है, साथ ही करंट का टॉपिक है, जो कि यूपीएससी के जीएस पेपर 2 मेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी के जीएस पेपर 2 जिसमें हिस्ट्री के साथ जो आईआर वाला जो सेगमेंट है करंट के साथ जीएस पेपर 1 में, बीपीएससी मेंस में वहां पे ये इंपॉर्टेंट है। और साथ ही इसके कुछ फैक्ट्स जो कि पीटी में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस या अभी हमारे 67वीं बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, तो वहां के प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों ही लेवल पे ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा, इस पे आपकी गहन समझ विकसित करने का प्रयास करूंगा। छोटा सा 25 से 30 मिनट का वीडियो होगा जिसको आप अगर बेहतर तरीके से आराम से बैठकर सुनते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको अपनी डायरी में लिख लीजिएगा। तो इससे पूरे इस मुद्दे पे आपका अपना एक कंसेप्ट बन जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ये मेंस में पूछा जाएगा आपसे, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा, अगर आपसे पीटी में पूछा जाएगा, सभी जगह आप इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही बेहतर तरीके से दे पाइएगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या रूस को यूएन के सुरक्षा परिषद से बाहर किया जा सकता है, ठीक है, और साथ ही कैसे रूस से छीन सकता है वीटो पावर, ठीक है। अब ये मुद्दा क्या है, तो पहले तो आप ये समझिए कि यहाँ पे बात किसका है, यूएन का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मुद्दा है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, ठीक है। यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना हुई थी ये 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए फिर विवाद पे आते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो विश्व के देशों ने यह निर्णय लिया कि एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जाना चाहिए जो आगे होने वाले युद्धों को रोक सके, ठीक है, और आगे भविष्य में कोई युद्ध ना हो, इस युद्ध को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया, संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया। लेकिन आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है वर्ल्ड में, यूक्रेन और रूस के बीच, जिस वजह से यूएन की प्रासंगिकता पे सवाल खड़ा हो रहा है कि यूएन का महत्व क्या है अगर यूएन को युद्ध रोक नहीं पा रहा है तो उसी मुद्दे को लेकर के हम यहाँ पे आपसे बात कर रहे हैं। तो 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई थी, ठीक है। और इसमें जब यह स्थापना हुआ था तो 50 देशों के चार्टर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इसका उद्देश्य क्या था, विश्व शांति को बनाए रखना। इसका उद्देश्य यही था कि जैसे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, अब ऐसा कोई विश्व युद्ध ना हो या ऐसा कोई युद्ध ना हो जिससे व्यापक नरसंहार हो या अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा नुकसान हो या आम आदमी जो है सो बहुत ज्यादा मारे जाए, ऐसा कोई युद्ध ना हो। तो विश्व में शांति को बनाए रखने के लिए, सुरक्षा को बनाए रखने के लिए एक संस्था की स्थापना की गई जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन, ठीक है। अब क्या है कि यूनाइटेड नेशन में जो है एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 4, ठीक है, और यूनाइटेड नेशन का जो आर्टिकल 4 है वही कहता है कि ये क्या करेगा, ये जो है जो यूनाइटेड नेशन के जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं उन पर विशेष ये उनका दायित्व होगा कि वो विश्व में शांति को बनाए रखेंगे, ये आर्टिकल 4 कहता है। यूनाइटेड नेशन के मुख्य तौर पे 6 अंग हैं। यूनाइटेड नेशन जो है इसके 6 अंग हैं, कौन कौन से, तो ट्रस्टीशिप काउंसिल, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, महासभा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और सुरक्षा परिषद, ठीक है। तो ये सारी इसमें जो है सो ये है, ठीक है।
मतलब कि ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट है, ठीक है, सेक्रेटेरिएट है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, और आर्थिक एवं इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल है, ठीक है, और साथ ही सिक्योरिटी काउंसिल है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिक्योरिटी काउंसिल का टॉपिक है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल का। तो यूनाइटेड नेशन में जो पूरा यूनाइटेड नेशन है, इस यूनाइटेड नेशन में जो कुल सदस्य हैं वो 193 सदस्य हैं वर्तमान में। ये आपसे प्री में सवाल पूछ सकता है, तो सब ध्यान रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में 193 सदस्य हैं, 193, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो हमने बताया कि इसमें 6 अंग है, तो इसी में का एक अंग है सुरक्षा परिषद, जिसको हम बोलते हैं क्या, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो सदस्य हैं उन सदस्यों की संख्या है 15। यूएनएससी में 15 सदस्य हैं, ठीक है, और 15 सदस्यों में से 5 अस्थायी सदस्य हैं, परमानेंट मेंबर हैं, इनको कभी हटाया नहीं जा सकता है, ये परमानेंट मेंबर है। और 10 अस्थायी सदस्य हैं, नॉन परमानेंट मेंबर है, जिनका प्रत्येक 2 साल पे चुनाव होता है। और इस वर्ष इसमें भारत भी है, ठीक है, इस वर्ष इसमें भारत भी है, यानी कि यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर में भारत का इस बार चुनाव हुआ है और भारत जीत करके उसमें गया है, ठीक है। और जो परमानेंट मेंबर है उसमें यूएसए है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन, फ्रांस है, चीन है, रूस है, ठीक है। और इन पांचों देशों के पास जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं, इन पांचों देशों के पास वीटो का पावर है, ठीक है। और इसमें चूंकि रसिया भी है, तो अब ये आप बेसिक अगर आप समझ गए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को, ये यूएन को, तो अब हम आते हैं कि यहां जो ये 5 देश है उसी में से क्या कहा जा रहा है कि रूस को निकाल देना है, कि रूस को निकाल दिया जाए, ऐसी मांग हो रही है। ऐसा मांग यूक्रेन कर रहा है और पश्चिमी देश कर रहे हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनका कहना है कि रूस को यहां से निकाल देना चाहिए, ठीक है। अब ये क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा है, उस मुद्दे पे हम लोग आते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने आपको कहा कि ये विवाद जो है कि रसिया को सिक्योरिटी काउंसिल से हटा देना चाहिए, ये विवाद इसीलिए हो रहा है क्योंकि रसिया ने यूक्रेन पर हमला किया है। ऐसा कहा जाना है पश्चिमी देशों का कि रसिया जो है वो यूक्रेन पर हमला किया है, इसलिए कहीं ना कहीं जो यूनाइटेड नेशन के कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 4 है, उस आर्टिकल 4 का वायलेशन किया गया है। आर्टिकल 4 कहता है कि परमानेंट मेंबर्स जो है उनका ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो दुनिया में शांति बना करके रखे, लेकिन शांति बनाने वाला ही अगर अशांति फैला रहा है तो उसको वहां से निकाल देना चाहिए, ये मुख्य मुद्दा है। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा ब्रिटेन कह रहा है और ऐसा यूक्रेन कह रहा है, क्योंकि यूक्रेन पे हमला हुआ है। लेकिन रसिया क्या कह रहा है? रसिया ये कह रहा है कि हमने कोई वॉर नहीं किया है, हम यूक्रेन पर युद्ध नहीं कर रहे हैं, हम तो वहां मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं, हम वहां पे मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं, हमने युद्ध नहीं किया है, हम वहां पे जो है सो केवल उनके सैनिकों को मार रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हम रसिया को हम यूक्रेन को डीमिलिटराइज कर दें, ठीक है, यानी कि मिलिट्री खत्म कर दें वहां पे, और वहां के जो वर्तमान के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उनको सत्ता से हटा दें। क्यों? क्योंकि जेलेंस्की नाटो में जाना चाहते हैं और नाटो में जाने से रसिया की संप्रभुता को खतरा है, ठीक है। तो ये उनका कहना है कि हम अपनी सोवरेनिटी को बचाने के लिए हम केवल एक मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं यूक्रेन में, हमको युद्ध नहीं कर रहे हैं। लेकिन पश्चिमी देश कह रहे हैं कि वो उनके वजह से तृतीय विश्व युद्ध का खतरा पूरे विश्व पर मंडरा रहा है, इसलिए उनको यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल से बाहर कर देना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, ये बात तो यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने उठाई। यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के साथ साथ एक और व्यक्ति है, उन्होंने भी इस मुद्दा को उठाया, और वो है यूक्रेन के एम्बेसडर, यूक्रेन के राजदूत, जिनका नाम है सर्गेई क्रिस्टिलिया। यूक्रेन के राजदूत जिनका नाम है सर्गेई क्रिस्टिलिया। सर्गेई क्रिस्टिलिया का कहना है कि भाई रसिया को जो यूएन में आप मेंबरशिप बना के रखे हुए हैं यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में, तो वो तो रक्षक होना चाहिए ना वहां पे, क्योंकि आर्टिकल 4 तो रक्षा की बात करता है। तो रक्षक ही भक्षक बन के बैठ गया है, तो हम अपनी रक्षा कैसे करें? इसलिए आप वहां से उनको निकाल दीजिए, ऐसा यूक्रेन के राजदूत सर्गेई क्रिस्टिलिया का भी कहना है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि क्या इनके कहने भर से रसिया को हटाया जा सकता है यूक्रेन के यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल से?
तो इसके लिए तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि हटाने के पीछे का आधार ये लोग क्या दे रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए कि यहां पे हटाने के पीछे का आधार थोड़ा सा समझिए। कहा जा रहा है कि यूएसएसआर ने अपना उत्तराधिकारी किसी को नहीं बनाया। अब इसका मतलब क्या ये समझिए। जो क्रिस्टेलिया है, क्रिस्टेलिया कहां के हैं? यूक्रेन के हैं। और इनका कहना है कि जब ये एक 50 देशों के चार्टर के द्वारा जब यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई और उस यूनाइटेड नेशन में जब सिक्योरिटी काउंसिल बनाया गया, तो सिक्योरिटी काउंसिल में रूस नाम का कोई देश ही नहीं था। पॉइंट समझिएगा, ये पॉइंट समझिएगा, हो सके तो कहीं नोट कर लीजिएगा कि इनका कहना यह है कि जब यूनाइटेड नेशन बना था उस समय रूस नाम का कोई देश ही नहीं था। अब ये कैसे बात हुआ? तो ये कहने का मतलब ये है कि जब 1945 में यूनाइटेड नेशन बना था तब रूस नहीं था, तब क्या था? यूएसएसआर। ठीक है, कौन था? यूएसएसआर। ठीक है, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो था वो था। अब उस समय रूस नहीं था। लेकिन बाद में क्या हुआ? 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया। ठीक है, यूएसएसआर टूट गया। तो यूएसएसआर जब टूटा तो टूटने के बाद 15 देशों का निर्माण हुआ। यूएसएसआर टूट करके 15 देश बने। इन 15 देशों में जो सबसे बड़ा देश था वो रसिया था। ठीक है, तो 15 देशों में सबसे बड़ा देश रूस था। तो क्या किया गया कि जो यूनाइटेड नेशन के गवर्निंग बॉडी में उन्होंने एप्लीकेशन दिया कि हम चूंकि बड़े देश हैं तो इसलिए हमें इसमें मेंबरशिप मिलना चाहिए। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया और साथ ही उस समय के जो बाकी रूस के अलावा जो और चंद अन्य 14 देश थे उन लोगों ने भी समर्थन किया कि ठीक है, रसिया को परमानेंट मेंबरशिप मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो रसिया को परमानेंट मेंबरशिप मिल गया। लेकिन अब क्या है कि अभी भी जो डॉक्यूमेंट्री नेम है, जो डॉक्यूमेंट में जो चीज लिखा हुआ है वो यूएसएसआर लिखा हुआ है। ठीक है, रसिया नहीं लिखा हुआ है। तो अब जब ये युद्ध चल रहा है तो वैसी स्थिति में सर्गेई क्रिस्टेलिया का कहना यह है कि जब मतलब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो हम 15 देशों का निर्माण हुआ, तो मेंबरशिप केवल रूस को ही क्यों, हमें भी मिलना चाहिए। हमें क्यों नहीं मिल रहा है? हमारा क्या अपराध है या बाकी अन्य 14 देशों का क्या अपराध है? और अगर ये भी तो नहीं है कि यूएसएसआर जब टूट रहा था तो इसने अपना उत्तराधिकारी किसी को नियुक्त नहीं किया था, तो फिर यूनाइटेड मेंबरशिप में जो रूस है वो अवैध तरीके से है, इलीगल तरीके से है। ऐसा किसका कहना है? ऐसा कहना है सर्गेई क्रिस्टेलिया का कि इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इस आधार पर जो है वो हम जा सकते हैं कहां? आईसीजे। ठीक है, कहां जा सकते हैं? आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाकर के हम इस मुद्दा को उठाएंगे कि आप जो है इस बात को देखिए और आप समझिए कि हमें क्यों नहीं इसमें लिया गया और ये रसिया का दावा कैसे वहां पे सत्य है। ठीक है, तो ये मसला है। इसके अलावा आप क्या है कि वैसा एक नाम है जो रूस के हैं, उनका नाम है वैसेली नोरबोजियस जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रूस के प्रतिनिधि हैं। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो हर महीने पे अध्यक्ष बदलता है। ठीक है, और ये जो अध्यक्ष लोग होते हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। ये बात थोड़ा समझिएगा कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो अध्यक्षता होती है वो एक एक महीने पे सभी लोगों के पास जाती है, जितने सदस्य देश हैं परमानेंट काउंसिल में, परमानेंट मेंबर। तो इन परमानेंट मेंबर्स में अभी जब रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा था तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के कारण जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? वैसेली नोरबोजियस। और वैसेली नोरबोजियस कहां के हैं? रूस के हैं। अब सोचिए कि रूस ने हमला किया है कहां? यूक्रेन पे। और यूक्रेन अपना मुद्दा लेके आया यूएन में, और जिसके सामने यूएन में अपना मुद्दा लेकर के आया और जो इस मुद्दा को देखने के लिए अध्यक्षता कर रहा है वो आदमी रसिया का ही है। ठीक है, तो उससे ईमानदारी की उम्मीद यूक्रेन को नहीं है। ठीक है, कि वो हमारे प्रति ईमानदार रहेगा। तो एक यूक्रेन का ये भी मसला है कि भाई इस वजह से यहाँ पे हमारी चीजें सही से नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, और वहां पे स्थिति ऐसा हुआ कि कहा जा रहा है कि जब रूस ने हमला किया यूक्रेन पे तो उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की आपात बैठक बुलाई गई और अल्फाबेटिकल ऑर्डर के कारण वैसेली नोरबोजियस जो थे वो अध्यक्षता कर रहे थे। और उन्होंने जल्दीबाजी में ऐसा किया कि क्रेमलिन से आया पत्र,
क्रेमलिन। अब ये समझिएगा कि क्रेमलिन क्या है। तो जैसे आपके यहाँ राष्ट्रपति, हमारे देश में राष्ट्रपति रायसीना की पहाड़ी पर रहते हैं ना, अमेरिका के राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में रहते हैं, ठीक है, वैसे ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो है वो क्रेमलिन में रहते हैं, ठीक है, वहां जो राष्ट्रपति निवास है वो क्रेमलिन के नाम से जाना जाता है। तो यार ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा इस बात को कि क्रेमलिन से पत्र आया, और वो क्रेमलिन से पत्र मोबाइल पे आया था, और उसी मोबाइल के पत्र को जो है सो वैसेली नोरबोजियस पढ़ने लगे थे, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, जबकि वो अध्यक्ष थे उस टाइम पे वहां पे, तो उन्होंने क्या कहा कि डोनबास स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, उन्होंने कहा कि रसिया ने किसी भी प्रकार का हमला नहीं किया है यूक्रेन पर, बल्कि डोनबास रीजन में जहां की कुछ दिक्कतें हैं तो वहां पे उन्होंने एक मिलिट्री ऑपरेशन किया है, ठीक है। तो इन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया यूक्रेन का बात। तो अब इस वजह से भी पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज गया कि जब वहां पे जिसके विरोध में कार्यवाही करनी है वही आदमी अध्यक्ष बन के बैठा है तो उसके खिलाफ कैसे कोई काम हो सकता है, ठीक है। तो इस मुद्दे पर भी लोगों को है कि भाई रसिया को वहां से हटाया जाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो एंटोनियो गुटेरस हैं, एंटोनियो गुटेरस ये वर्तमान में यूएन के महासचिव हैं। एंटोनियो गुटेरस ने भी कहा कि रसिया जो है वो यूनाइटेड नेशन की जो धारा 4 है उसका उल्लंघन कर रहा है, उसका वायलेशन कर रहा है। और जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि आर्टिकल 4 क्या कहता है, तो आर्टिकल 4 ये कहता है कि ये जो यूनाइटेड नेशन काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर हैं इनकी सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये पूरे वर्ल्ड में जो है वो क्या करेंगे, शांति बना करके रखेंगे। लेकिन इसी में का एक मेंबर जो है रूस, उसने चूंकि हमला कर दिया है और उसके वजह से तृतीय विश्व युद्ध की संभावनाएं बन रही हैं, इसलिए ये कहा जा रहा है कि रूस ने आर्टिकल 4 का उल्लंघन किया है। तो आर्टिकल 4 के उल्लंघन की वजह से भी रसिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप अब नहीं रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है अब देखिए कि यूएन चार्टर का उल्लंघन की बात करते हैं, यानी वही आर्टिकल 4 का। अब यूएनएससी में यूएसएसआर का नाम जो है सो यूएसएसआर का नाम है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यूएसएसआर का नाम है, आज भी रूस का नाम नहीं है, ठीक है। तो वहां पे क्या है कि जब यूएसएसआर का नाम है तो यही आधार है कि यूएसएसआर ने तो अपना कोई उत्तराधिकारी बनाया नहीं, तो इस आधार पे यूक्रेन का कहना है कि रसिया का जो वहां पे मेंबरशिप है वो अवैध है, इलीगल है, क्योंकि जितना रसिया का राइट मिलता है उतना हमारा भी राइट मिलता है। या तो रसिया को वहां से हटा दिया जाए, फिर हमें भी, और हमें नहीं अन्य और भी जो देश हैं जो यूएसआर से टूटे हुए हैं उनको भी यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप मिलना चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं मिल रहा है हमें तो फिर रसिया का जो वहां पे दावा है या रसिया जो उसमें बैठ रहा है वो अवैध है, ऐसा यूक्रेन का कहना है, ठीक है। अब क्या है कि कैसे इनको हटाया जा सकता है, क्या हटाना पॉसिबल है, ठीक है, हटाना प्रैक्टिकल भी है। तो अब क्या है कि देखिए कि जैसा कहने लगा कि जो एक यूएन में एक है यूएनजीए, ठीक है, जहां पे यहाँ पे 6 संघ में एक महासभा है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो उसमें एक बात है कि उसमें वोटिंग करा करके हटाया जा सकता है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट मेंबर हैं उनको हटाने का कोई भी रिटन प्रोविजन कहीं नहीं लिखा हुआ है। जो परमानेंट मेंबर है, तो रसिया तो परमानेंट मेंबर है, तो हटाने का तो कहीं भी लिखित डॉक्यूमेंट दस्तावेज है नहीं। लेकिन जो अस्थायी सदस्य हैं, जो टेम्पररी मेंबर हैं, अस्थायी सदस्य हैं, उनको हटाया जा सकता है। जो अस्थायी सदस्य हैं उनको अगर यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप से हटाना हो तो उनको हटा सकते हैं, बशर्ते क्या चाहिए, तो वहां पे 2/3 बहुमत चाहिए, 2/3 मेजोरिटी चाहिए। 2/3 बहुमत से अगर कोई प्रपोजल पास हो जाता है यूएनजीए में, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, तो फिर कोई अस्थायी सदस्य हट सकता है, उसको हटाया जा सकता है। लेकिन दिक्कत यही है कि कोई परमानेंट मेंबर को आज तक नहीं हटाया गया है, ठीक है। तो आज तक नहीं हटाया गया है, और साथ ही कोई हटाने का लिखित प्रोविजन भी नहीं है, लिखित कोई प्रावधान भी नहीं है। तो आखिर कैसे हटाया जाए रसिया को, ठीक है, ये एक मुद्दा है। अब यूएनएससी जो है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी तक बहुत कम बदलाव हुए, कहिए कि 9 के बराबर बदलाव हुए हैं। बदलाव अगर कुछ हुआ है तो सिर्फ 2 बार हुआ है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 2 बार बदलाव हुआ है अस्थायी सदस्यों के मामलों में, ठीक है, 2 बार परिवर्तन। एक बार 1971 में और दूसरा बार जो हुआ है वो हुआ है 1991 में,
दो बार परिवर्तन हुआ है, एक बार 1971 में और सेकेंड बार जो है वो 1991 में। परिवर्तन क्या हुआ कि ये जो चाइना का नाम था रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो ताइवान ने अपना नाम रख लिया, ठीक है। तो चाइना ने अपना नाम बदलने के लिए यूएनएससी के सिक्योरिटी काउंसिल में आवेदन दिया था। उसके आवेदन पर चाइना का नाम बदला और नाम हुआ पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी, ठीक है, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। तो 1971 में ये बदलाव हुआ, आरओसी जो रिपब्लिक ऑफ चाइना जो था वो बदल के हो गया पब्लिक रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। और दूसरा बदलाव जो ये हुआ कि 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो सोवियत संघ के जगह पर रूस को यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में मान्यता दे दी गई, उसको रख लिया गया, ठीक है। तो यही मात्र दो बदलाव अभी तक यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में हुए हैं, इससे ज्यादा बदलाव नहीं हुए हैं अब तक। तो किसी सदस्य को हटाए जाने का कोई भी लिखित प्रावधान, रिटन सोर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, किसी के पास अवेलेबल नहीं है। तो फिर हटाने का आधार क्या है? तो ये जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि हटाने का आधार जो वो यही कहा जा रहा है कि यूएसएसआर जब टूटा तो उसने किसी को अपना उत्तराधिकारी जो है सो नहीं नियुक्त किया। तो जब उसने किसी को उत्तराधिकारी नहीं नियुक्त किया तो फिर रूस का जो दावा है वो वैध कैसे है? वो तो वैध नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वही यूक्रेन का कहना है कि फिर हमें भी तब दे दिया जाए, क्योंकि हम भी यूएसएसआर से टूट करके बने हैं और रूस के बाद यूएसएसआर से टूटकर बनने वाला सबसे बड़ा राज्य अगर कोई है तो वो यूक्रेन है। तो यूक्रेन का यही कहना है कि अगर रसिया को मिला है तो फिर हमें भी मिलना चाहिए, अन्यथा रसिया को वहां से हटाया जाना चाहिए। तो यूक्रेन का कहना है कि ये, या जो सदस्य राष्ट्र है उनका कहना है कि इस मुद्दे को हम आईसीजे में लेकर के जा सकते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि कहां है? हेग में है। अब देखिए यहां मैंने आपको बताया ना कि यूनाइटेड नेशन के 6 पार्ट्स हैं, 6 अंग हैं, तो उसमें से एक अंग कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। तो इन्होंने कहा है कि हम इसी मुद्दा को लेकर के कहां जाएंगे? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जाएंगे, और जब अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में बहस होगा तो वहां पे रूस का पक्ष कमजोर पड़ जाएगा और रूस को हम हटा सकते हैं। तो ये एक रास्ता है जिस रास्ते पे जाकर के रूस को हटाने का प्रयास किया जा सकता है। मैं सिर्फ कह रहा हूं प्रयास किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी लिखित डॉक्यूमेंट आज भी अवेलेबल नहीं है रिटन में कि कैसे उसको हटाया जाए परमानेंट मेंबर्स को, ठीक है। दूसरी जो बात है वो ये है कि प्रस्ताव लाया जाए यूएनजीए में, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रूस को हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जाए। पहले ये प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में लाया जाए, लेकिन आप सभी जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में रूस के पास वीटो जारी करने का पावर है, ठीक है, रूस वीटो जारी कर सकता है। तो जब रूस के खिलाफ कोई लाया जाएगा प्रस्ताव तो रूस वीटो लगा देगा, तो उस पर आगे कार्रवाई नहीं हो पाएगी। लेकिन इनका ये कहना है कि पहले एक बार प्रपोजल लाया जाए और अगर उस पर रूस वीटो लगा देता है तो प्रपोजल दोबारा लाया जाए यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में, और वहां पे 2/3 बहुमत से उसको पास कराया जाए, ठीक है। और उसको पास करा करके वहां से वीटो का पावर हम रूस से छीन सकते। देखिए ये भी क्या है? कहने वाली बात है, लिखा हुआ साक्ष्य कहीं है कि इस बेस पर हम उसको हटा सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा इनका दावा है। दूसरा चीज है, तीसरा जो पॉइंट है जो आप ध्यान रखिएगा वो ये है यूक्रेन का तर्क। यूक्रेन कह रहा है कि यूक्रेन जो है सो रूस जो है वो यूएन में के चार्टर का उल्लंघन किया है। यूक्रेन का भी वही तर्क है जो एंटोनियो गुटेरेस कह रहे हैं, ठीक है, या जो यूनाइटेड नेशन का जो आर्टिकल 4 कहता है, तो उसी के तहत यूक्रेन का तर्क है कि जब एक देश जिसका काम है शांति बनाए रखने का, वही देश अगर अशांति फैला रहा है तो फिर हम कैसे उसकी बात को माने, और फिर ये क्या न्याय है, क्या ये सही चीज है कि जो पूरे जगह पर जो है सो अत्याचार कर रहा है, ऐसा यूक्रेन का कहना है कि अगर वो अत्याचार कर रहा है हमारे ऊपर तो, और उसी के को हम पंचायती बना करके बिठाए हुए हैं, तो ये ठीक नहीं है। तो उसने कहा कि इस आधार पर भी आर्टिकल 4 के उल्लंघन के बेस पर शांति प्रियता को बनाए रखने में रूस ने हानि पहुंचाई है, इसलिए आर्टिकल 4 के उल्लंघन के वजह से भी रूस पर कार्रवाई होनी चाहिए और रूस को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से हटा देना चाहिए या उसका वीटो का पावर जो है सो ले लेना चाहिए। ये पूरा मुद्दा है। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि इस सारी बातों का हटाने का कोई रिटन डॉक्यूमेंट आज तक नहीं बना है और ना ही कोई रिटन प्रोविजन है।
हाँ, लेकिन इसमें अगर सबसे लॉजिकल अगर कुछ है तो ये हो सकता है कि ये हम लेकर के मुद्दा ये चले जाए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो वहां कोर्ट सुनेगा और कोर्ट फिर डिसाइड करेगा कि क्या हो सकता है। ये एक बात वहां पे हो सकती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये मुद्दा क्या है ये आपको समझ में आया होगा। दूसरी जो चीज है वो ये है कि अब ये समझिए कि यूनाइटेड नेशन में रूस के पास जो वीटो पावर है उसका प्रभाव कब कब देखा गया है, थोड़ा ये समझ लीजिए, ठीक है, कि उसका क्या क्या और कैसा कैसा इंपैक्ट रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि 14 जनवरी 2007 में म्यांमार में बहुत बड़ा संकट आया, जहां पे सेना जो थी वो बहुत बड़ी मात्रा में आम लोगों को कुचल रही थी, आम लोगों को मार रही थी, आम लोग मर रहे थे। कहां पे? म्यांमार में। और वहां पे सैन्य शासन जो था वो चल रहा था। इस विषय को लेकर के जब यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में प्रपोजल लाया गया तो रसिया और चीन दोनों ने ही वीटो लगा दिया, और दोनों के वीटो लगा देने की वजह से यहाँ के आम आदमी के अधिकारों की रक्षा नहीं हो पाई, और रक्षा नहीं हो पाने की वजह से यहाँ पे लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुआ, और म्यांमार में आज भी प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं वहां पे इस वीटो राइट का जो है सो उल्लंघन हुआ। दूसरी जो बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2008 में जिम्बाब्वे में चुनाव था, और जिम्बाब्वे के तानाशाह का नाम आप सभी जानते होंगे, रॉबर्ट मुगाबे। रॉबर्ट मुगाबे जो थे वो चुनाव लड़ रहे थे, और उनके अगेंस्ट में आदमी एक चुनाव लड़ रहा, उसका नाम था मोर्गन सिगरेई। मोर्गन सिंगरेई जो थे वो रॉबर्ट मुगाबे के अगेंस्ट में चुनाव लड़ रहे थे, और जब फर्स्ट काउंटिंग हुई वहां तो उस काउंटिंग में रॉबर्ट मुगाबे चुनाव हार गए थे। और रॉबर्ट मुगाबे जब फर्स्ट काउंटिंग की चुनाव में हार गए थे तो उन्होंने व्यापक तहलका मचाया जिम्बाब्वे में, और खूब मारपीट हुआ, लोग मरने लगे। इस मुद्दे पर भी जब यूएनएससी में प्रपोजल लाया गया तो रसिया ने उस प्रपोजल को भी और चाइना ने जो है सो वीटो लगा दिया, और वहां पे भी उनके खिलाफ कुछ खास एक्शन नहीं लिया जा सका। और जब कुछ खास एक्शन नहीं लिया जा सका तो क्या हुआ, यहां भी और यहां भी रसिया ने और चाइना ने मिलकर के हथियार बेचे, दोनों ने ही रॉबर्ट मुगाबे को हथियार बेचे और म्यांमार में भी हथियार बेचे। उसके बाद की बात मैं आपको बताऊं कि यही जो विवाद चल रहा है 15 मार्च 2014 यूक्रेन, तो यूक्रेन के क्रीमिया वाले पार्ट को जो है सो रसिया ने कैप्चर कर लिया, और इस मुद्दे को भी जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लाया गया तो वहां भी रसिया ने वीटो का प्रयोग कर दिया और चाइना ने सपोर्ट किया, तो यहां भी कुछ खास नहीं हो सका। दूसरी चीज, 9 जुलाई 2014 बोस्निया नरसंहार। 9 जुलाई 2014 को बोस्निया में जबरदस्त नरसंहार मचाया गया, बहुत सारे लोग मरे। इस मुद्दे के खिलाफ भी जब प्रपोजल लाया गया यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में, रसिया और चाइना ने वहां पे भी जो है सो वीटो लगा दिया, और वहां पे भी कुछ खास कार्रवाई नहीं हो सकी, और यहां भी खूब अपने हथियार बेचे गए। 27 मई 2014 सीरिया का गृह युद्ध। सीरिया में जब गृह युद्ध चल रहा था तो उस गृह युद्ध में भी इन्होंने अपने व्यापक हथियार बेचे, और जब इनके खिलाफ उस युद्ध के लिए जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रपोजल लाया गया तो इन्होंने प्रपोजल का विरोध किया और वीटो लगा दिया, और वीटो लगा देने वजह से क्या हुआ कि तमाम तरह की प्रॉब्लम जो है सो हुई, ठीक है। तो कहने का मतलब ये आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं वीटो का जो है, आज चूंकि मैं रसिया का बात कर रहा हूं इसलिए मैं ये रसिया की बात बता रहा हूं। अगर मैं अमेरिका की जिस दिन बात करूंगा तो बताऊंगा कि अमेरिका ने भी वीटो का किस प्रकार से इस्तेमाल किया अपने हित में, ठीक है। तो ये केवल रसिया का नहीं, अमेरिका ने भी, चाइना ने भी और बाकी देशों ने भी किया है, उस मुद्दे पे भी आऊंगा। लेकिन आज का हमारा मुद्दा चाइना रूस का है, इस वजह से मैं रूस पे बात कर रहा हूं, और ताकि आपको समझ में आए कि वीटो का किस प्रकार से यूज होता है। अब चूंकि वीटो में इस प्रकार से चीजें हो रही हैं तो अब ये बात आ रहा है कि क्या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो सदस्य हैं वो अपना हित साध रहे हैं, अपना इंटरेस्ट पूरा कर रहे हैं, ये मुद्दा सामने आ रहा है कि क्या वो लोग अपना इंटरेस्ट, मतलब रसिया को जो अपना इंटरेस्ट रहता है तो अपने हिसाब से काम कर लेता है, चाइना को होता है तो वो अपने हिसाब से वीटो यूज कर लेता है, अमेरिका को होता है तो वो अपने हिसाब से वीटो यूज कर लेता है। तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। ये जो है ये लोग कहीं ना कहीं अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देते हैं और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वीटो का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जरूर यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल पे प्रश्न तो है, क्वेश्चन मार्क तो यहां पे है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में भारत की भूमिका, इंडिया का क्या रोल है, तो आप देखिए कि क्या जब रसिया का वीटो छीनने के लिए अगर वोटिंग कराई जाएगी तो क्या भारत वोट करेगा? भारत वोट नहीं करेगा, क्योंकि यह भी एक यथार्थ सत्य है, यह एक चिरंतन सत्य है कि रसिया ने
हर मुद्दे पर भारत को सपोर्ट किया है, हर मुद्दे पे। जब भी भारत के अगेंस्ट में अमेरिका ने कोई प्रपोजल लाया यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में, रसिया वो पहला देश था जिसने इसका विरोध किया। रसिया वो पहला देश है जो हमेशा इसलिए बात करता है कि भारत को यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर से मिलना चाहिए। और रसिया वो देश है, जब 1998 में हम परमाणु परीक्षण कर रहे थे तो हमारे खिलाफ जब यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में प्रपोजल लाया गया तो रसिया ही वो देश था जिसने हमारी रक्षा करी और हमें बचाया और हमारे साथ समझौता किया। तो कहने का मतलब यह है कि अन्य अन्य देशों पर भले ही रसिया ने अपने वीटो का नेगेटिव यूज किया हो, लेकिन भारत के साथ रसिया ने हमेशा ही बेहतर संबंध बनाकर रखा है और अपने वीटो पावर का यूज भारत की सफलता के लिए, भारत की समृद्धि के लिए और भारत की सुरक्षा के लिए किया है। चाहे वो जम्मू कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे 1971 का भारत पाक युद्ध हो, कारगिल का युद्ध हो, परमाणु परीक्षण हो, हर मुद्दे पे रसिया ने हमारा सपोर्ट किया है। तो अगर रसिया के वीटो छीनने की बात होगी, उसके लिए कोई प्रपोजल लाया जाएगा, तो भारत कभी भी उसका सपोर्ट नहीं करेगा और भारत उससे दूर रहेगा, क्योंकि रसिया हमेशा ही भारत को सपोर्ट किया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा मसला समझ में आया होगा कि ये मुद्दा क्या है सुरक्षा परिषद का, और सुरक्षा परिषद से क्या रसिया को हटाया जा सकता है। ये मुद्दा चल रहा है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ठीक है, जैसे ही युद्ध खत्म होगा चीजें जो है सो ठीक हो जाएंगी। चलिए, धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।